कम से कम यहाँ पर 5,000 से ऊपर जनसंख्या, 7-10,000 तक ऐसी जनसंख्या है जो हैंड टू माउथ, जो डेली को पानी खोद देंगे और डेली अपने घर के अंदर खाना बनाएंगे। तो उनका बच्चा कैसे पढ़ेगा? उनका बच्चा सरकारी स्कूल में ही पढ़ेगा। जब में आप ये दोनों उठाइए, वे कैसे उठेंगे? जब रोजगार होगा। आज की डेट में रोजगार है नहीं, तो इसलिए आपको सरकारी स्कूल को ही आधुनिक तरीके से बनवाने पड़ेंगे। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि हाँ पुलिस चौकी थी, और जब मैंने पूछा गई कहाँ, उस पर उन्होंने चुप्पी साध ली। अब आपसे वही सवाल मैं करता हूँ कि आखिर वो, भाई आप भी आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस चौकी गायब हो गई, अब आप बताइए कि गई कहाँ वो? देखिए, वो पुलिस चौकी जेसीबी के द्वारा तोड़ी गई, उसमें ट्रैक्टर ट्राली से वो मलबा वहाँ से भरा गया और सुबह को हंगामा भी हुआ। भाजपा के लोगों ने ही वहाँ प्रदर्शन भी किया। मैंने जो पिछली बार भी विकास कार्य करा है, जो मेरी कार्यकाल की सड़क बनी हुई है, इस बात को तो मेरे विरोधी भी कह रहे हैं। विरोधी कौन? प्रदीप बत्रा। प्रदीप बत्रा जी आपकी तारीफ क्यों करेंगे? देखिए, आप ये उन्हीं से पूछिए, उनका इंटरव्यू आया कि उन्होंने सड़क बनाने के अलावा और कुछ काम ही नहीं किया, तो इसका मतलब मैंने अच्छी सड़क बनवाई है, जब भी तो मेरी तारीफ कर रहे हैं। रुड़की विधानसभा का क्षेत्र और रुड़की विधानसभा में सबसे बड़ा सवाल यही है कि 2022 का विधायक कौन बनेगा। 2022 में आखिर रुड़की विधानसभा का विधायक कौन बनेगा, ये इतने सवाल आपके मन में घूम रहे हैं। इसका जवाब ढूंढने के लिए आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। नाम किसका आ रहा है? जिसका भी नाम आ रहा है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। फिलहाल हम बैठे हैं यशपाल राणा जी के साथ, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं, और आज हम उस विषय पे बात करेंगे जो आपके ऊपर कहीं ना कहीं आरोप लग रहे हैं। आरोप इस बात का कि आप अगर आएंगे, आप चुनाव में आ रहे हैं, तो आप दबंगई दिखाएंगे। आपको कहीं ना कहीं गुंडा शब्द का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल अगर आपके लिए किया जा रहा है, तो वोट कैसे मिलेगा आपको? देखिए अखिलेश भाई, मैं कोई गुंडा नहीं हूं। मैं जनता के बीच में रहने वाला व्यक्ति हूं। आप जो जनता मुझे प्यार दे रही है, जनता के लिए, तो आप ये समझें हमेशा से मैं गरीब जनता के साथ खड़ा रहा हूँ। हाँ, अगर मैं गुंडाई, अगर किसी कोई मुझे कह रहा है, तो देखो, मैं भ्रष्टाचार वालों के लिए तो गुंडा हूँ। मैं उनकी की हर बात का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हूँ। मैंने अगर कोई भ्रष्टाचार किया है तो उस बात को भी मुझे बताएं, और मैंने ही माननीय विधायक जी का भ्रष्टाचार उजागर किया है, तो मैं विधायक जी की तरह तो हूँ नहीं। जनता मुझे प्यार करती है, और देखिए, जनता के अंदर मैं एक प्यार से, सद्भावना से रहा हूँ, हमेशा रहा हूँ। पर भ्रष्टाचारियों के लिए मैं दबंग पड़ने से उनके खिलाफ खड़ा। तो आखिर दबंग क्यों, मतलब दबंग बनने की आवश्यकता ही क्या है? देखिए, दबंग बनने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि जब मैं भ्रष्टाचार करेंगे, गरीबों का हक मारेंगे, तो इसलिए दबंगपना उन लोगों को दिखाना पड़ता है। अच्छा, सॉफ्ट, उस समय सॉफ्ट बनने से काम नहीं चलेगा? उस समय तो आपको सॉफ्ट बनने से काम नहीं चलेगा। सॉफ्ट जनता के लिए मैं सॉफ्ट हूँ। जनता माई बाप है, और जनता जब माई बाप होती है तो जनता उसी ही प्यार देती है जो जनता के बीच में रह के उनके प्यार का आशीर्वाद लेके आगे चलता है। मैं देखिए, पिछले 25-26 साल से राजनीति में हूँ, और राजनीतिक कैरियर में मैं चाहे मेंबर रहा हूँ, मैं 4 बार मेंबर रहा हूँ। कोई मुझे जनता ये नहीं कह सकती मैंने गुंडागर्दी दिखाई। अगर मैं गुंडा होता तो मुझे 4 दफ़ा क्यों जनता चुनती? और 1 दफ़ा मैं निर्दलीय मेयर रहा हूँ, तो जनता ने जो मुझे प्यार दिया, जो मैं उस जनता की भावनाओं पर खरा उतरा हूँ, तो मैं जनता से यही अपील करता हूँ कि आप लोग किसी के बहकावे में ना आए, और मेरे लिए सर्वप्रिय जनता है, और जनता के लिए मैं अपना शीश भी कटाने के लिए तैयार। जनता आखिर अब आधार जो बनाएगी आपको वोट देने का, वो कोई ना कोई आधार होगा, और वो आधार मैं समझता हूं कि मेयरशिप का आधार एक अच्छा आधार हो सकता है। तो उस आधार को मैं जानना चाहता हूं कि मेयरशिप के दौरान भी आपके ऊपर आरोप लगे, मेयरशिप, क्योंकि आप दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ पाए। जी, मैं बता देता हूँ, स्पष्ट कहना चाहिए, मैं माननीय विधायक जी की तरह कोई बात छुपाता नहीं। जमुना भवन बीटीगंज में डॉक्टर भटनागर उनका था, सम्राट जी का, वो हमने 4 आदमी ने लिया, पूरी बीटीगंज से लेके और चंद्रपुरी क्वार्टर तक, सारे इसी प्रकार की लीज पर है। लीज क्या है? वो पट्टे हैं। उन्होंने पहले जब बोली देकर
सन 56 में छूटे तो 90 साल की लीज है। लीज उसकी बची हुई है, 33 साल बाद पट्टे रिन्यूअल कराने पड़ते हैं। अब 30 साल बाद अगर कोई भूल गया और उन्होंने एप्लीकेशन दी, ये कहीं ना कहीं पिछले बोर्ड की गलती है, तो उनकी लीज रिन्यू करनी चाहिए। आपने अपने लीज के लिए रिन्यूअल के लिए मेन ऑफिस में एक दरखास्त दे दी, तो वो उन चेयरमैनों का काम है कि उसे बोर्ड में ला के उसे पास करें। आपने मेरा पिछला कार्यकाल भी देखा है, जितनी भी मैंने लीज पास करी हैं, उन्होंने बेचारों ने एप्लीकेशन दी, मैंने बोर्ड में रखी और उन्हें पास कर दी। और देखिए, ये बैनामा जो लिया हुआ है डॉक्टर सम्राट से, मलबे के मालिक हम हैं, संपत्ति नगर निगम की है। तो ये स्थानीय निकाय के चुनाव में इसलिए क्योंकि उसके अंदर नगर विकास मंत्री का रोल रहता है। नगर विकास मंत्री ने यहाँ भाजपा को जिताने के लिए यशपाल राणा पे बैन लगाया। वो इसलिए लगाया कि जिससे कि भाजपा ने बैन लगाया या फिर कोर्ट ने बैन लगाया? देखो, भाजपा ने। कोर्ट का बैन भाजपा का बैन कैसे होगा? ऐसा है, कोर्ट ने एक इंक्वायरी सेटअप करी कि आप इसे देखें। उन्होंने मेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखाने का काम किया। मैंने उसे इंस्पेक्टर साहब को एप्लीकेशन दी, इसकी जांच करी जाए। उन्होंने जब रजिस्ट्री ऑफिस से सारे बैनामे निकलवाए तो पूरी रुड़की के बैनामे ऐसे ही निकले कि मलबे के मालिक हम हैं और ज़मीन का जो मालिक है वो नगर निगम है। तो उस पर मेरे खिलाफ जो FIR थी उस पर FIR लगी और अच्छा, कोर्ट आप ने, उस FIR पे FIR लग गई है? हाँ, लग गई है। मतलब आप निर्दोष साबित हो चुके हैं? हाँ जी, वो कोर्ट में, अब इनके एक क्राइम ब्रांच की कोर्ट है देहरादून, उसमें चली गई है वो। उसके अंदर यहाँ से तो FIR लग के CO साहब ने भेज दी। मतलब यहाँ से आप बिल्कुल भी मतलब निर्दोष साबित हो चुके हैं? बिल्कुल, मैं पुलिस की निगाहों में बिल्कुल निर्दोष साबित हूँ, कोर्ट में भी निर्दोष साबित हूँ। और देख लेना, वो वहाँ पे एक्सेप्ट होएगी। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर 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 किसी ने बाउंड किया आपको इलेक्शन ना लड़ने का, तो वो क्या भाजपा ने किया? भाजपा ने किया, क्योंकि उसमें नगर विकास मंत्री, नगर सचिव, इन दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है। चलिए, तो अब आरोपों की बात तो मैंने कर ली। अब आरोप के बाद एक सवाल और भी, क्योंकि ऐसे कौन से काम है, सबसे बड़ी बात है, जनता यही देखेगी ना कि भाई पहले आपने कौन सा काम कर दिया। तो ऐसे कौन से काम है जिसपे जनता वोट करेगी? मैंने जो पिछली बार भी विकास कार्य करा है, जो मेरी कार्यकाल की सड़क बनी हुई है, इस बात को तो मेरे विरोधी भी कह रहे हैं। विरोधी कौन? प्रदीप बत्रा। प्रदीप बत्रा आपकी तारीफ क्यों करेंगे? देखिए, आप ये उन्हीं से पूछिए, उनका इंटरव्यू आया है कि उन्होंने सड़क बनाने के अलावा और कुछ काम ही नहीं किया। तो इसका मतलब मैंने अच्छी सड़क बनाई है, जब भी तो मेरी तारीफ कर रहे हैं। जी, तो इसलिए देखिए, जब भी मेरी तारीफ कर रहे हैं सड़क बनाने, और जब विधायक का काम है स्वास्थ्य सेवा को अच्छी तरह रखना और शिक्षा पे ध्यान देना। विधायक जी एक अपना शिक्षा का काम बताएं, उन्होंने कौन से स्कूल को एड पे ला के यहाँ काम किया है। अपने प्राइवेट स्कूल बना के जनता पर फीस थोपने का काम आप DPFC स्कूल के बारे में देख लें। और मैंने मास्टर सत्येंद्र जी का स्कूल है गणेशपुर में, कन्या इंटर कॉलेज, वो जो इंटर तक की ग्रांड स्कूल आया है वो यशपाल राणा की बदौलत आया। हमारे शिक्षा सचिव रणबीर सिंह जी थे, पूरे उत्तराखंड में 8वीं तक के उनके ग्रांट पे था, और फिर वो मैंने 12वीं तक के किया। वरना इसका प्रोसीजर ये होता है कि पहले आप 10th तक करेंगे, 10th से फिर उसे 12 पे करेंगे। पूरे उत्तराखंड में अकेला स्कूल ऐसा है मास्टर जी का जो डायरेक्ट 12वीं तक के हुआ है, माननीय CM साहब के कर कमलों द्वारा, हरीश राव जी। तो जैसे आपने कहा कि विधायक जी ने आपकी तारीफ की, तो आप उनके किसी कार्य की तारीफ नहीं करेंगे? देखिए, विधायक जी का कार्यकाल 15 साल का। नहीं, उनका कार्यकाल 15 साल क्यों कर रहे हैं? विधायक तो वो रहे हैं 10 साल। अब मैं बता देता हूँ ना, उनका 15 साल का कार्यकाल इसलिए मैं राजनीति में आए 15 साल पहले। उन्होंने चेयरमैन का इलेक्शन लड़ा, और जो चेयरमैन के अंदर उन्होंने घोटाले किए, जो उन्होंने रामनगर की दुकान हुई। और देखिए, जो व्यक्ति अपने नौकर के नाम सिविल लाइन में 12 दुकानों कर लेता है, कुल 75,000 में सिविल लाइन की आप कीमत देखें कितनी कीमत है। तो जब उनका भ्रष्टाचार उजागर करने का काम यशपाल राणा ने किया तो वो बौखला रहे हैं। 5 साल उनके ऐसे गए,
ये तो उनका कार्यकाल हुआ चेयरमैन ही वाला। देखिए कहीं ना कहीं जब कांग्रेस से विधायक बने तब भी उन्होंने पैसे लेके सरकार तोड़ने का काम किया। कुछ ना कुछ तो गोलमाल हुआ होगा, जब भी तो विधायक भागे हैं। तो विधायक जी का अपना कार्यकाल हमेशा भ्रष्टाचारों में पैसों में रहा है। अब यही काम उन्होंने किया है। ऐसे ही जहाँ इन्होंने अपना मॉल बनाया विकास मेगावाट, वहाँ पर एक पुलिस चौकी हुआ करती थी, वो आज भी मुकदमा दर्ज है। विधायक जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। असवाल साहब इंस्पेक्टर साहब हुआ करते थे, असवाल साहब ने मुकदमा दर्ज किया हुआ है। बजाय में हमें दमन कहने के, हमें खुद अपने आप को ऐसा काम करते हैं जो प्रशासन की भी नहीं सुनते, और सरकारी पुलिस चौकी तोड़ के अपने विकास मेगावाट का रास्ता उधर से बनाया। तो देखिए कितना भ्रष्टाचारी विधायक है। तो रुड़की की जनता जानती है। जो पुराने आदमी रुड़की के अंदर रहे हैं उन्हें पता है कि वहाँ पर एक चौकी हुआ करती। जो खंजरपुर से आने वाले हैं, ये आपके रुड़की के जितने भी वासी हैं, जितनी भी पुलिस रिपोर्टिंग हुआ करती थी वो विकास मेगावाट वाली चौकी पर हुआ करती थी। उसको इन्होंने ध्वस्त करके वहाँ से विकास चौकी गैप कर दी। तो जब मैंने मंडल अध्यक्ष जी हैं अभिषेक चंद्रा जी, एक डिबेट में मैंने उनसे पूछा कि आखिर वहाँ पर पुलिस चौकी थी, वो गई कहाँ, तो वो मतलब उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि हाँ पुलिस चौकी थी। और जब मैंने पूछा गई कहाँ, उस पर उन्होंने चुप्पी साध ली। अब आपसे वही सवाल मैं करता हूँ कि आखिर वो, भाई आप भी आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस चौकी गायब हो गई, अब आप बताइए कि गई कहाँ वो। देखिए वो पुलिस चौकी जेसीबी के द्वारा तोड़ी गई, और उसमें माननीय जो मैंग विधायक जी का है उसे पुलिस ने पकड़ के थाने में बिठाया भी, और उसको पता नहीं उन्होंने गुंडाई से कहाँ भेज दी थी कहाँ नहीं। उसमें ट्रैक्टर ट्राली से वो मलबा वहाँ से भरा गया, और सुबह को हंगामा भी हुआ। भाजपा के लोगों ने ही वहाँ प्रदर्शन भी किया। जब धरना प्रदर्शन भी भाजपा के लोगों ने किया तो विधायक जी की गुंडागर्दी वहाँ पर साबित होती है कि में कितने गुंडे हैं और कितने शरीफ हैं। अच्छा, मतलब एक आप ये कहना चाह रहे हैं कि आखिर वहाँ पर पुलिस चौकी गायब कर दी गई, तो अभी तक आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि आपको गुंडा कहा जा रहा है और आप कह रहे हैं कि वो गुंडे हैं। विधायक जी सरासर गुंडे हैं। आप हमें बताओ हमने कौन सा कहीं कब्जा किया हो, कहीं हमने कुछ किसी की पुलिस चौकी तोड़ी हो, या किसी हमने जनता को मारा पीटा हो, तो हम कहे में वे, हम तो नहीं। हम तो जनता अगर हमारे जूते भी मारेगी हम तो उसे भी अपने सिर माथे पे लेके चलेंगे। तब अगर जनता कुछ भी करेगी उसको स्वीकार करेंगे आप? देखिए जनता जनार्दन है। अगर जनता आपको प्यार कर रही है तो आपके ऊपर अगर कोई जूता भी मार रहा है तो उसे भी आपको स्वीकार करना पड़ेगा। मतलब अच्छा, अच्छे के साथ साथ बुरा भी स्वीकार करेंगे? देखिए करना पड़ेगा कि आप जनता के बीच में अगर रहेंगे और अपना ईमानदारी से काम करेंगे तो जनता आपको पसंद भी करेगी, और जनता आपको दो कड़वी बात कहेगी भी। ये जब हम बात करते हैं नगर निगम की स्वच्छता की, हम बात करते हैं सड़कों की बात करते हैं, और सारी जो जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू रूप से चलती रहें, ये काम नगर निगम का होता है। जब आप मेयर थे तो क्या ये सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चली? सबसे बड़ी बात देखिए जब मैं मेयर था ये बिल्कुल सुचारू रूप से चली। नगर निगम का काम आपका नाली से लेके साफ सफाई से लेके सड़क बनाने तक का काम नगर निगम में आता है। क्योंकि आप अगर कहें कि हम स्वास्थ्य के मामले में आगे चढ़ जाएंगे तो नगर निगम का स्वास्थ्य के मामले में कोई रोल नहीं होता, और न ही शिक्षा के मामले में नगर निगम का रोल होता। नगर निगम का रोल सड़क बनाना, आपके मोहल्ले में सफाई व्यवस्था अच्छी होने, ये काम है। किसी के यहाँ ब्याह शादी है आपने चूना लगवा दिया, ये काम। देखिए जब मैं मेयर था मेरे कार्यकाल में 2 दफ़ा पूरे उत्तराखंड में नंबर 1 पर नगर निगम आया है। ये सोचने वाली बात है कि मतलब जब तक आप रहे और अभी फिलहाल नहीं आया। अभी नहीं आया। देखिए और उसका मैंने एक प्रस्ताव भी किया है, जो हमें इनाम राशि 2 दफ़ा मिली है, हमने वो अपने कर्मचारी भाइयों में बांटी है। जितने भी हमारे सफाई कर्मचारी थे, ये सफाई नायक थे। देखिए नंबर 1 लाने में जो भी कुछ काम किया है वो सफाई नायक और सफाई कर्मचारियों ने किया है। मैं फिर उनका बहुत दिल की गहराई से अभिनंदन करता हूँ और उन्हें नमस्कार करता हूँ। मेरे कार्यकाल में दोनों दफ़ा फर्स्ट आया, और वही पैसा झूका तो इनाम की राशि मैंने सब कर्मचारियों में, सफाई कर्मचारियों में बांटी हुई। हम बात करते हैं पुराना, फिर हम बात करते हैं आज की।
लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जनता के फ्यूचर की बात कौन करेगा? देखिए कि सभी आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, आप वो आपको कह रहे हैं, आप उन्हें कह रहे हैं, लेकिन जनता के लिए फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अगर उनके भविष्य की हम बात करें, उनके भविष्य के लिए क्या बेहतर है? देखिए, जनता के भविष्य के बारे में जो बेहतर है वो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी, और कांग्रेस पार्टी ही जनता के भविष्य के बारे में अधिक जानती है। अब आपने ये सवाल पूछा है तो मैं आपको बता दूं, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो 390 रुपये में गैस का सिलेंडर मिलता था और 70 रुपये में 65 रुपये लीटर सरसों का तेल मिलता था। डीजल 60-62 रुपये मिलता था और पेट्रोल 70-72 रुपये मिलता था। पेट्रोल 100 पार, डीजल 100 पार, सरसों का तेल 200 पार, सिलेंडर 900 के पार, 950-1000 रुपये के बीच में। तो ये जनता के विषय में अगर कोई सोच सकता है तो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी और कांग्रेस पार्टी ही सोच सकती है। जब अगर जनता वोट करेगी, और ये सोचती है जनता कहीं ना कहीं, हर किसी से इस बात की अपेक्षा होती है कि अगर आप जीतेंगे तो करेंगे क्या? देखिए, जितने सरकारी स्कूल हैं उनमें शिक्षा अच्छी होनी चाहिए। तो शिक्षा तो ऑलरेडी रुड़की तो शिक्षा नगरी है ही। नहीं, शिक्षा नगरी तो है, पर वो प्राइवेट शिक्षा नगरी है। आप सरकारी स्कूल, अगर गरीब का बच्चा पढ़ेगा तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है। आप अगर तुलना करने लगे नंबर 1 स्कूल की मोहनफोर्ड से तो नहीं काम चलेगा। इन स्कूलों को ही आपको आधुनिक बनाना है और इसी विजन पे काम करना है, जब भी रुड़की और आगे बढ़ेगी। मतलब आप क्या करेंगे कि आप जो सरकारी स्कूल्स हैं, सरकारी स्कूलों को, विद्यालयों को ठीक करने का काम होगा। उन्हें मॉडर्न तरीके से एक बनाना पड़ेगा, चाहे उसके अंदर आपको शिक्षा विभाग से कुछ भी हो, पैसा ला के, उन्हें ग्रांट ला के। देखिए, आज अगर आप शिक्षा पर ध्यान नहीं देंगे तो आपका बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। सरकारी स्कूलों को ही आपको मॉडर्न करना है, उससे वो चलेगा काम। नहीं, प्राइवेट स्कूल है तो बच्चा क्यों नहीं पढ़ पाएगा? देखिए, प्राइवेट में गरीब का बच्चा नहीं जा पाएगा। आपकी फीस इतनी है प्राइवेट स्कूल के अंदर कि गरीब आदमी नहीं चला कर पाएगा। कम से कम यहाँ पर 5000 से ऊपर जनसंख्या, 7-10 हज़ार तक ऐसी जनसंख्या है जो हैंड टू माउथ, जो डेली को पानी खोद देंगे और डेली अपने घर के अंदर खाना बनाएंगे। तो उनका बच्चा कैसे पढ़ेगा? उनका बच्चा सरकारी स्कूल में ही पढ़ेगा। जब में आप ये दोनों उठाइए, वे कैसे उठेंगे? जब रोजगार होगा। आज की डेट में रोजगार है नहीं, तो इसलिए आपको सरकारी स्कूल को ही आधुनिक तरीके से बनवाने पड़ेंगे। चलिए, एक बात आपने कहा कि स्कूलों के लिए, शिक्षा के लिए आपने बात बताई। दूसरी कोई व्यवस्था, चूंकि शिक्षा और स्वास्थ्य की भी हम जब बात करते हैं तो स्वास्थ्य की सुविधाओं के लिए भी कुछ होगा? देखिए, स्वास्थ्य की सुविधा के लिए हमारा यहाँ जगदीश नारायण सिन्हा जी का हॉस्पिटल है, उनके नाम पर हॉस्पिटल है। उसके में जगह बहुत है। क्यों ना हम उस स्वास्थ्य के ऊपर ऐसा ध्यान दें कि एक मिनी एम्स की तरह ये हॉस्पिटल हो, यहाँ से कोई रेफर बाहर ना हो, यहीं पर सब सुविधा हो। देखिए, वेंटिलेटर कोरोना काल में आए, चले नहीं में, क्यों नहीं चले, ये मानने सोचने का विषय है। उनका भी यहाँ पर जिससे वेंटिलेटर चले, मेरे ख्याल 14 या 15 वेंटिलेटर आए थे, वो कुछ ऋषिकेश चले गए, कुछ देहरादून चले गए, और यहाँ पे उन्हें वेंटिलेटर चलाने की व्यवस्था नहीं है। जनता जब ये पूछती है जनता कि जब आप मेयर थे तो आपने स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या किया, क्या आपने ये सब करने की कोशिश की थी कभी? देखिए, मैं फिर भी कह रहा हूँ, मेयर का अधिकार सिर्फ नगर तक के सीमित रहता है। नगर में अगर आप सीमित हैं, जो विधायक है वो शासन से पैसा लाए, वो विधानसभा में अपनी आवाज़ उठाए, वो शिक्षा नगरी को शिक्षक बनाए और स्वास्थ्य के विषय में काम करे। तो मतलब विधायक का इलेक्शन अलग है और मेयर का इलेक्शन अलग है। मेयर की आवाज़ आप सचिवालय में देखिए, आप कोई मुख्यमंत्री से घोषणा कराएं तो जब आएगी तो मेयर उसके अंदर अपनी भाग दौड़ करे और वो पैसे लाए। अब ये आपने यहाँ पे माननीय विधायक जी भी कह रहे हैं कि शिक्षा, वो क्या नाम, मुख्यमंत्री की घोषणाएं, जो हमारे नगर निगम का पैसा लगा है वो मुख्यमंत्री की घोषणाओं में लगा दिया इन्होंने। आज हमारे यहाँ शहर में विकास क्यों नहीं हो रहा? आपने चाहे वो नहर का घाट हो, चाहे आप गणेशपुर से और वहाँ तक के पोल लगाने का काम हो, तो मुख्यमंत्री की घोषणा में नहीं है।
इन्होंने एक फर्जी घोषणा करी और सारा पैसा नगर निगम का उन कामों में लगा दिया मतलब ये है कि घोषणा हुई मुख्यमंत्री की कि और पैसा लगा नगर निगम का। आप विधायक जी से पूछेंगे वो यही बात कहेंगे पैसा तो सरकारी है। वो पैसा सरकारी नहीं है, सरकारी क्योंकि वो हमारे रुड़की की जनता ने उसका हाउस टैक्स दिया है, मतलब वो पैसा है। और जो मुख्यमंत्री घोषणा करता है उसका पैसा शासन से आता है। शासन ने तो एक चवन्नी दी नहीं और मुख्यमंत्री की घोषणाओं ने दिखा दी। अगर मेरे कार्यकाल में ऐसी घोषणाएं होती तो पहले शासन से पैसा आता फिर ये काम होता। तो जैसे अगर मान लीजिए आपने कहा कि जो मुख्यमंत्री की घोषणाएं थी उन घोषणाओं में अगर नगर निगम का पैसा लग गया तो नुकसान क्या है इसमें? नुकसान नगर निगम का है। जो नगर निगम का नुकसान क्या है इसमें? देखिए, हमारे पास हाउस टैक्स का पैसा और जो ग्रांट का पैसा है वो लगा है ना। मुख्यमंत्री जी की जो घोषणाएं होती हैं आप कहीं भी पता कर लें, उनका पैसा शासन से आता है, तब वो मुख्यमंत्री की घोषणाएं मानी जाती है। तो ये अंतर सिर्फ इतना ही हो रहा है कि सिर्फ नगर निगम का जो फंड है वो कम हो रहा है सिर्फ? नगर निगम का रुड़की की जनता का जो विकास ठप है नगर निगम में वो, क्योंकि देखिए आज 40 पार्षद हैं, हर पार्षद के यहाँ जो हमारे यहाँ नया क्षेत्र आया उसमें ज़्यादा डेवलपमेंट है। बजाय हम वो पैसा हमारा शासन से आता और हमने उस नगर निगम का पैसा अधिकारियों पर दबाव दुआ के और उसमें लगवा दिया, तो वो पैसा नहीं लगना चाहिए था। अधिकारी लोग भी शासन को चिट्ठी लिखते हैं कि आपने ये मुख्यमंत्री की घोषणा है और इन मुख्यमंत्री घोषणाओं को आप हमें फंड दीजिए, हम इसका काम। नगर निगम का पैसा मुख्यमंत्री घोषणा में नहीं लगना चाहिए, नहीं लगना लेकिन नगर निगम का पैसा फिर लगना कहाँ चाहिए? नगर निगम का पैसा वार्ड में लगना चाहिए, शहर में लगेगा वो नगर का पैसा। माननीय विधायक जी कह देंगे ये भी शहर है, नहीं, वो आपके लिए एक स्पेशल ग्रांट आई है। जो मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं वो एक स्पेशल ग्रांट है, उस ग्रांट को आपको लगाना है, इस पैसे को नहीं लगाना। तो फिर तो मुख्यमंत्री जी घोषणा क्यों कर रहे हैं? मतलब ये है कि एक जगह का पैसा आपने उठा करके दूसरी जगह लगा दिया जिसको लगना था कहीं और। आज अगर नए क्षेत्र का हमारा डेवलपमेंट नहीं हो रहा तो वो इसी वजह से नहीं हो रहा। घोषणाओं से एक घोषणा मुझे अच्छे से याद है कि स्टेडियम है, नेहरू स्टेडियम यहाँ पर। तो नेहरू स्टेडियम को लेकर के कई बार घोषणाएं हो चुकी हैं कि स्टेडियम बनाने का, स्टेडियम बनेगा कि आप भी विधायक बनेंगे तो आप भी इस बात की घोषणा अभी करने वाले होंगे कि स्टेडियम बनेगा। देखिए, जब मैं मेयर था एक मैंने DPR बनवाई। वो DPR हमारे नगर विकास मंत्री घबरियाल जी थे। मैंने कहा चलो इस स्टेडियम में एक डे नाइट टूर्नामेंट कराने के लिए लाइटें लगाई जाए। वो माननीय प्रदीप बत्रा जी ने रुकवाने का उसका काम किया। उसकी DPR बनी हुई माननीय कपिल देव की कंपनी थी। इस टाइम हिंदुस्तान में अगर सब में अच्छी जो डे नाइट मैच की लाइट लगाते हैं वो कपिल देव जी के क्रिकेटर द्वारा लगाई जाती है, उनकी एक कंपनी थी। वो मेरे ख्याल 1 करोड़ के आसपास उसका था। तो माननीय विधायक जी ने वो रुकवाने का काम किया। विधायक जी झूठ बोल रहे हैं कि स्टेडियम के लिए 5 करोड़ रुपए आए। वो ये मुझे तारीख बताओ कौन से में। और जो विधायक जी कह रहे हैं कि स्टेडियम में गलत काम होता है, देखिए वहाँ पर एक नवयुग क्रिकेट अकेडमी है। नवयुग क्रिकेट क्लब मेरा बनाया हुआ है, मैं शुरू से क्रिकेट खेलता रहा। और आज अगर नवयुग क्रिकेट क्लब के बच्चे नेशनल खेल के आए हैं, लड़कियां भी क्रिकेट खेलती हैं, नेशनल खेल के आई हैं, तो विधायक जी इस बात को उन बच्चों का मनोबल तोड़ने का काम कर रहे हैं। 50 साल से स्टेडियम में दंगल होता है, पहलवान नहीं होती है। आप ये बताइए क्या उन्हें पहलवान भी नेशनल खेल के आए हैं? उनका भी मनोबल तोड़ रहे हैं। और देखिए वहाँ पे एक वेट लिफ्टिंग है, वेट लिफ्टिंग के अंदर भी 50 साल से निःशुल्क चल रहा है। और सुबह के टाइम वहाँ पे बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, आप कभी भी जाएं। जो विधायक जी कह रहे हैं कि वहाँ ये हो रहा है, वो हो रहा है, गलत काम हो रहे हैं, स्टेडियम में कोई गलत काम, कौन सा पेरेंट्स ऐसा है जो अपने बच्चों को गलत जगह पे खेलने के लिए भेजेगा? आप जाएं वहाँ शूट करें, अपने कैमरामैन को लेके जाएं। शाम के टाइम क्रिकेट खेलता है, सुबह ही हर जगह का बच्चा, चाहे वो IIT का हो, चाहे वो आपके इधर सत्ती मोहल्ले का हो, चाहे आपके गणेशपुर का हो, हर जगह का बच्चा वहाँ पे सुबह के टाइम सुबह ही 6 बजे फुटबॉल खेलना स्टार्ट हो जाता है। तो विधायक जी को यही नहीं पता कि मैं बोल क्या रहा हूँ, मैं बौखला गए।
जो बच्चा नेशनल खेल के आ रहा है तो आप उसका मनोबल तोड़ रहे हैं। देखिए जितना मैंने किया है इसके अंदर कम से कम 3-3, 4-4 फुट के गड्ढे थे। वो जो एक सार हुआ है स्टेडियम, कम से कम 3-4 फुट मैंने मट्टी भरवाई हुई है इसके अंदर। वो पैसा नगर निगम बोर्ड का लगा है, तब जाके ये स्टेडियम खेलने लायक फिर दोबारा बना है। लेकिन विधायक जी तो इस बात को कहते हैं ना कि पैसा आया था और लगा नहीं। नहीं, विधायक जी से मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ, पैसा आया कहाँ से? हवा में थोड़ी कोई चीज़ चलेगी, कोई प्रूफ होगा उनके पास पैसा आया था। नगर निगम के अंदर भी है होगा पैसा आया था, लगा नहीं। तो मैं विधायक जी उस चीज, उस ड्राफ्ट को, उस पैसे को बताऊँ तो कौन से खाते पैसा आया, वहाँ से पता कर लें आप, RTI के तहत ले लें आप, नगर निगम के सारे कागज देख लें। हमारे कार्यकाल में तो 1 रुपया नहीं आया। विधायक जी झूठ बोल रहे। चलिए, मतलब ये जो बच्चे खेलते हैं उनके लिए स्टेडियम आखिर बनेगा कब? सवाल तो ये है ना, क्योंकि स्टेडियम की बात सभी लोग करते हैं पर स्टेडियम बनाने की कोई बात नहीं करता। बनेगा कब? देखिए इसी कार्यकाल में स्टेडियम बनेगा। अगर कांग्रेस सरकार आई और यहाँ से यशपाल राणा जीत के गया, आप उससे निश्चिंत रहें, स्टेडियम बहुत अच्छी तरह से बनेगा। मतलब आप जीत करके आएंगे, स्टेडियम बनाएंगे? पक्का। सब में पहला काम इसमें यही होगा कि इसमें लाइट लगे, जिससे आप सब बच्चे रात के टाइम भी, गर्मियों में, सर्दियों में, जो भी गेम खेलना चाहें वो गेम वहाँ पे खेल सके। आपने कहा कि नेहरू स्टेडियम को जब लाइट लगवाने की आप बात कर रहे थे तो उस वक्त भी प्रदीप बत्रा जी ने रोका था। रोका क्यों था उन्होंने? प्रदीप बत्रा जी की शुरू से यही आदत रही है कि हर एक आदमी के साथ गलत काम में व्यवहार करना। जब प्रदीप बत्रा जी चेयरमैन थे, सुरेश चंद्र जैन विधायक जी थे, तब भी झगड़ा रहा है। तब मैं मेयर था, प्रदीप बत्रा जी विधायक बने, मैं भी कांग्रेस में चले गए थे, मैं भी कांग्रेस से में था, मेरे साथ भी झगड़ा रहा, क्योंकि उन्होंने लाइट रोकने का, विकास रोकने का काम किया। और आज की डेट में माननीय गौरव गोयल जी मेयर हैं भाजपा से और प्रदीप बत्रा जी विधायक हैं, तो गौरव गोयल जी ने भी उन पर आरोप लगाए कि भ्रष्टाचार है, करते हैं। और देखिए भ्रष्टाचार रुड़की की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं जो हूँ ईमानदारी से काम करने वाला व्यक्ति हूँ, और ईमानदारी में मेरा 25 साल का कार्यकाल, एक भी आरोप लगाए, मेरे तो चेयरमैन रहे हैं, मैं किसी और मेंबर को कह सकते हैं पर मेरे चेयरमैन रहे, मुझे ये नहीं कह सकते कि यशपाल राणा ने मुझसे 1 रुपया लिया, मेरे से कोई गलत काम करवाया है। मैं पहले भी कह रहा हूँ आप सब लोगों के माध्यम से कि मैं डिबेट में क्यों नहीं बैठते, मैं भाग क्यों रहे हैं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर। वो कह रहे हैं 14 के बाद करूँगा, अरे 14 के बाद तो इलेक्शन नहीं मट जाएगा, जनता को बताओ तो सही कि मैंने क्या क्या काम काले कारनामे कर रखे हैं, तभी तो बात बनेगी। और में जो उल्टी सीधी बात कर रहे हैं विधायक जी, उन्हें शोभा नहीं देती। जनता को पता लग चुका है कि आने वाला टाइम कांग्रेस का है, और देखिए आने वाला वक्त विधायक जी को रुड़की की जनता का विरोध झेलना पड़ेगा, क्योंकि रुड़की की जनता पढ़ी लिखी सभ्य जनता है, सब जनता को पता है कौन ईमानदार है और कौन बेईमान है। इसको देखते हुए सभी रुड़की वासियों को अधिक से अधिक संख्या में वोट करनी चाहिए। और देखिए मैं जनता के लिए तो फलावर हूँ, और परंतु जैसा विधायक बेईमान और भ्रष्ट है उसके लिए मैं फायर हूँ। अच्छा, मतलब अच्छा डायलॉग है कि भाई फ्लावर और फायर, मतलब फ्लावर आप जनता के लिए हैं। हाँ, और फायर मैं फायर जो हूँ भ्रष्ट आदमी के लिए हूँ, जैसे प्रदीप बत्रा। मतलब सीधी बात आपने बोल दी। कोशिश कर रहा था मैं कि क्यों ना जिन मुद्दों को लेकर के जो चर्चाएं चल रही हैं उन मुद्दों को लेकर के मैं यशपाल राणा जी से बात करूं। शाम का वक्त, पूरे दिन थकान के बाद आप बैठे हमारे साथ, क्योंकि मैं समझता हूं कि पूरे दिन थकान के बाद बैठना बहुत ही कठिन होता है, लेकिन फिर भी जो आपने जो समय दिया उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको। धन्यवाद। जिन आरोपों को लेकर के आज मैं बैठा और आप उन सब चीज़ों का जो जवाब आपने सुना है, आपको क्या लगता है कि वास्तव में ईमानदार कौन है, भ्रष्ट कौन है? क्योंकि अब कहानी कहीं ना कहीं ईमानदार, भ्रष्ट और एक दबंग जो स्टेटमेंट आ रहा था वो भी आपने सुना। इन सभी सिनेरियो को सुनकर के जो भी विचार आपके मन में आते हैं, जो भी थॉट आपके मन में आते हैं, वो आप अपने कमेंट सेक्शन के माध्यम से इस फेसबुक पेज पर आप जरूर दीजिए। यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल पर दीजिए। देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद आप सभी का।